Hello guys, welcome to BMS Academy. Today I am going to present a lecture for you on Human Development Index. जैसे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज़ करा जाता है, जो कि 1965 में बनी थी। और ये जो फर्स्ट टाइम 1990 में रिलीज़ करा गया था। HDR रिपोर्ट आई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, जिसमें HDI का जिक्र करा गया था। और इस बार जो इंडिया का रैंक है वो 131 है। और लास्ट टाइम जो रैंक था वो 129 था। 2 स्लॉट नीचे गिर चुका है इंडिया इस बार। तो इस टॉपिक को अच्छे से एनालाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक कंसेप्ट आता है ग्रोथ का। What is growth? The growth is a quantitative concept. हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। देखिए, व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। अपना पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम फूड का, फूड प्रोडक्शन। मान लीजिए 2019 में राइस का जो प्रोडक्शन था वो था 100 kg और 2020 में ये 120 kg पहुंच गया। ठीक है, सो हियर ग्रोथ इज 20 kg। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए जो रोड कंस्ट्रक्शन चल रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन लास्ट ईयर 100 किलोमीटर था, और जो नेक्स्ट ईयर वो हो गया 150 किलोमीटर। तो मींस 50 किलोमीटर की जो रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ थी उसमें ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो दिस इज़, और इसको जीडीपी की कंसेप्ट में भी समझ सकते हैं। हम बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ हुई है। तो दिस इज़ मतलब कि क्वांटिटी को नापने के, क्वांटिटी नापी जा सकती है ना, तो वही है क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। जैसे पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, दिस इज़ आल्सो काइंड ऑफ क्वांटिटी हम मेज़र कर रहे हैं। तो और जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। जब इकोनॉमिस्ट ऐसा बोलते हैं कि द इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग मीन्स that is positive growth, otherwise negative growth। ठीक है, अब जो दूसरा कंसेप्ट आता है वो आता है डेवलपमेंट का। बोथ आर डिफरेंट थिंग। हम इनको इंटरचेंजेबली इनको यूज़ कर लेते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, बट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। देखो, डेवलपमेंट के अंदर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स तो आते हैं, लेकिन प्लस क्वालिटी भी आती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं। ठीक है, ये कम्बिनेशन है क्वांटिटी का और क्वालिटी का। देखो 1950s तक जो इकोनॉमिस्ट थे वो इन दोनों को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे, अलग अलग ही नहीं देख पा रहे थे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक ही चीज़ समझा जाता था। लेकिन 1960s में जब गल्फ़ कंट्रीज़ को देखा गया तो उनकी जो इनकम थी, इनकम वॉज वेरी हाई, बट जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थी, वहाँ के पीपल की, जो भी लोग थे, क्वालिटी ऑफ लाइफ वॉज नॉट गुड, वेरी पुअर।
तो उस टाइम पे जो इकोनॉमिस्ट ने डिस्कशन करना शुरू कर दी, तो उनके द्वारा ये बोला गया डेवलपमेंट मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। और क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स को लाया गया, जैसे कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और एटसेट्रा। ये जो एस्पेक्ट्स थे, ये वेरिएबल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिनोट करने लगे, एक्चुअली करते हैं, ठीक है। तो ये है एक क्वालिटी को दर्शाने वाला कंसेप्ट। तो डेवलपमेंट को इस तरह से डिनोट किया जाने लगा। देखिए, एक बात समझने वाली है यहाँ पे, अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट मीन्स अगर आप ग्रोथ, कोई कंट्री ग्रोथ नहीं करती है मीन्स उसका लेवल ऑफ इनकम नहीं होता है, कम है, इनकम कम है। तो जो वो वेरिएबल्स बताए गए हैं जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसमें डिनोट की जाती है, जैसे कि एडुकेशन, हेल्थ केयर, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, हेल्थ, एडुकेशन, और जिससे भी इंसान प्रोडक्टिव बनता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी इंसान के पास, देखिए जो गरीबी है वो एक बहुत बड़ा इशू है, उन इंसान के पास कैपेबिलिटी हो भी सकती है, ठीक है, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ किस वजह से आती हैं? इनकम अच्छी होगी। अगर इनकम अच्छी होगी तो वो इंसान बीमार कम होएगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर हेल्थ अच्छी है तो वो एडुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ उसके लिए अच्छी रहेंगी। अगर एडुकेशन अच्छी रहेगी इंसान की तो वो एक प्रोडक्टिव एस्पेक्ट बन सकता है, मतलब एक इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर प्रोडक्टिविटी होएगी तो वो किसी कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प करेगा। अगर इकोनॉमी में हेल्प करेगा तो जो कंट्री है वो ग्रो करेगी और जीडीपी राइज करेगी। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, ग्रोथ इज़ वेरी नेसेसरी फॉर हैविंग अ डेवलपमेंट। ग्रोथ बहुत ज़रूरी है अगर डेवलपमेंट देखी जाए। विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट कांट बी अचीव्ड। सो फिर क्या हुआ? देखिए, जैसे कि 1960s में इन दोनों कंसेप्ट को डिफ्रेंशिएट करा गया। तो महबूब उल हक 1970s, जो बहुत अच्छे एक इकोनॉमिस्ट थे, महबूब उल हक पाकिस्तान के, उनके द्वारा HDI का कंसेप्ट दिया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जिक्र करा गया। महबूब उल हक पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसा था कि IMF, आपने सुना होगा इन इंस्टीट्यूशंस का नाम, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये सभी जो पुअर कंट्रीज़ थी उनकी हालत को सुधारने के लिए काम करना चाहती थी। बट अगर हालत सुधारनी है तो एक मेजरिंग टूल होना ज़रूरी है। देखिए, पॉलिसीज़ बनती हैं, उनके लिए डाटा की ज़रूरत पड़ती है। तो डाटा एक्सट्रैक्ट करा जाता है, सर्वेज करे जाते हैं, तभी एक अच्छी पॉलिसी बन पाती है पॉलिसी मेकर्स के द्वारा।
तो अगर डेवलपमेंट की बात करी जाए तो डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए दो इश्यूज राइज होते हैं, ठीक है। जो पहला इशू था वो ये था कि जो डेवलपमेंट है वो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स डेवलपमेंट, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उस वे में देखा जाए तो there might be many factors like income, healthcare, safe drinking water, social prestige, environment, ठीक है। ये एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो उनका ये कहना था अगर मेज़र करने के लिए देखा जाए तो किन किन एस्पेक्ट्स को लिया जाए। देखिए एक फाइनल पोजीशन पे नहीं पहुंचा जा पा रहा था इकोनॉमिस्ट के द्वारा। और दूसरी इशू जो था वो क्या था, देखिए अब ये जो मैंने एस्पेक्ट बताए हैं पीछे, इनकम को तो चलो आपने मेज़र कर लिया, हेल्थ केयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सोशल प्रेस्टीज, इन्वायरमेंट, इनको क्वांटिफाई कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा इशू है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसे बोल दूं कि देखिए ब्यूटी है, ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल। तो एक कोई स्केल थोड़ी ना है हमारे पास कि हम एक इंसान को ब्यूटीफुल बोल दें कि हाँ शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर, ठीक है। तो एक मेजरिंग स्केल नहीं था हमारे पास जो इसको मेज़र कर सकते। तो ये जो एस्पेक्ट्स थे इनको मेज़र कर पाना बहुत ही मुश्किल था। फिर ये जो इशू हुआ वो रिजॉल्व करा गया HDI से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि फर्स्ट टाइम जैसे मैंने आपको पहले बताया 1990 में फर्स्ट टाइम रिलीज़ करा गया। एक्चुअली कमेटी बनी थी, उस कमेटी में जो ये महबूब उल हक एंड इंग कॉल, दो जो इकोनॉमिस्ट थे, इनके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई थी, ठीक है। तो अब हम इसके इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। व्हाट इज HDI, HDI जो मेज़र करा जाता है वो 3 इंडिकेटर्स पे मेज़र किया जाता है। देखिए पहला जो इंडिकेटर है वो है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन एंड थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। हेल्थ में क्या देखा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि अगर कोई नवजात शिशु अगर किसी कंट्री में जन्म ले रहा है तो उसकी मैक्सिमम लाइफ लिमिट कितनी हो सकती है उस कंट्री में, ठीक है। बहुत सारे एस्पेक्ट मैटर करते हैं। उसको वैक्सीनेशन हो रहा है, अगर वैक्सीनेशन हो रहा है, उसको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल पा रही हैं, वो डेंगू से तो नहीं मरे जा रहा है। अगर ये सब कुछ ये सभी एस्पेक्ट को जांच के अलग अलग सर्वे करे जाते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी कंट्री की निकाली जाती है। जो अभी 2020 का सर्वे है, जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज दी गई है वो 69.3 ईयर्स दी गई है, ठीक है। अब एडुकेशन में 2 इंडाइसेस आते हैं। फर्स्ट वन इज मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग,
एंड सेकेंड वन इज देखिए यहाँ पे एवरेज ली जाती है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग्स, जो कि 25 ईयर्स एडल्ट हैं उनको देखा जाता है, जो 25 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं उनका देखा जाता है कि इन जो पूरी इस एक सर्वे किया जाएगा तो उनके मुताबिक देखा जाएगा कि कौन कितने टाइम तक स्कूल में गया है, उसकी एवरेज के हिसाब से पूरी कंट्री का ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग ये देखा जाता है, अगर कोई बच्चा किसी कंट्री में अगर स्कूल जा रहा है तो वो मैक्सिमम कितने ईयर्स तक स्कूल में रिटेन रहेगा। देखिए इंडिया में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, गर्ल्स के लिए मैक्सिमम इश्यूज़ हैं। देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस लड़के को दी जाती है। अभी 2019 के इकोनॉमिक सर्वे में सन मेटा प्रेफरेंस की बात करी गई थी। सन मेटा प्रेफरेंस ये कंसेप्ट है कि देखिए इंडिया में क्या होता है, जब तक लड़का ना हो तो लड़कियों बर्थ लेती रहती हैं किसी घर में, तो वो अनवांटेड चाइल्ड है। देखिए वो मतलब कि जो माँ बाप की चाह क्या थी, एक लड़के की थी, लेकिन लड़का ना होने की वजह से लड़कियां हुए जा रही हैं, और जब तक लड़का नहीं होता है तब तक लड़कियां होती रहेंगी, और वो एक बर्डन की तरह देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है इसको सन मेटा प्रेफरेंस कहा जाता है। ठीक है, 2019 सर्वे में इसके बारे में जिक्र करा गया था। अब क्या होगा अगर किसी घर के पास एक अच्छे लेवल की इनकम नहीं है, ठीक है, तो वो प्रेफर क्या करेंगे, लड़कियों की जल्द से जल्द शादी का इशू रेज होगा, और फिर चाइल्ड मैरिज की बात होती है। ठीक है, तो ये सब इश्यूज़ हैं, इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी जाती है। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये आप समझ चुके हैं। और इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में कहा जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए ये जो मेजर करी जाती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो मेज़र किया जाता है वो मेज़र किया जाता है ग्रोस नेशनल इनकम, या फिर इसको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ठीक है, और इसको मेज़र किया जाता है परचेसिंग पावर पैरिटी से। अब इन चीज़ों का क्या मतलब है, देखिए आप जीडीपी जीएनपी के बारे में आपने पढ़ा होगा, अभी मैं इस चीज़ के बारे में इन डेप्थ नहीं डिस्कस करूँगा, जब इकोनॉमिक्स के लेक्चर आएंगे तो देन वी विल डिस्कस एवरीथिंग। ठीक है, अभी के लिए आप जान लीजिए जो कंट्री की इनकम है, कंट्रीज इनकम, अगर हम उसको पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं तो वो जीएनपी पर कैपिटा आ जाता है। ठीक है, ये ब्रॉड टर्म्स में बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसकी इंट्रिकेसीज हम इकोनॉमिक्स के लेक्चर में समझेंगे। और परचेजिंग पावर पैरिटी, इसका क्या मतलब है, पावर पैरिटी देखिए ऐसा है, इकोनॉमिस्ट के द्वारा कुछ बास्केट ऑफ गुड्स, कुछ गुड्स को लिया जाता है और उनको कंपेयर किया जाता है, जिससे कि एक दूसरी कंट्रीज़ की करेंसीज़ को उसकी पावर चेक करी जाती है कि वो एक यूनिट में कितनी चीज़ों को खरीद सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वेट, एक्चुअली देखिए मान लीजिए बर्गर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बर्गर, आपने मैकडोनल्ड बर्गर लिया, आपने बर्गर किंग करके आता है शायद। ठीक है, वो उसमें यूएसए
यूएसए में उसका प्राइस जो था एक बर्गर का वो था $1। आई एम जस्ट गिवन एग्जांपल। और इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो वही बर्गर, देखिए क्वालिटी सेम ही रहेगी चाहे आप यूएसए में खाए चाहे इंडिया में। तो वो अगर आप मैकडोनल्ड केएफसी वगैरह यूज़ करते हैं तो और वो ही बर्गर इंडिया में अगर लिया जाए तो वो 49 रुपीज़ का दिया जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा। अगर एक्चुअली ये रियल एग्जांपल है। ठीक है, तो $1 इज़ इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली कितना है, 70 रुपीज़ के आसपास है। मतलब हमारी जो 49 में ही हम कितने यूनिट को कितने एक बर्गर को परचेज़ कर पा रहे हैं। और अगर हम रुपीज़ को यूज़ करके अगर हमने यूएसए में ख़रीदना है तो हमें 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मतलब एक इंडियन के लिए जो बर्गर है वो यूएसए में महंगा है। इससे क्या होता है, हम जो करेंसीज़ को कंपेयर करते हैं बास्केट ऑफ गुड्स को। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई $200 का क्या है एक लैपटॉप है। अब $200 अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 14,000 सॉरी $200। ठीक है, $200 मीन्स 14,000 रुपीज़। अगर वही लैपटॉप अगर बोला जाए तो इंडिया में 40,000 रुपीज़ का मिलेगा। इससे क्या होता है, इन चीज़ों को कंपेयर करके जो इकोनॉमिस्ट हैं जैसे कि आपका IMF वगैरह एक इंडेक्स निकालती है और उस हिसाब से जो आपकी GDP है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है PPP के परचेजिंग पावर पैरिटी में। और उस बेसिस पे इंडिया का जो रैंक है वो 3rd है। ठीक है, ऐसे तो आई थिंक 5th रैंक है। ठीक है, GDP में एक नॉमिनल GDP के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का रैंक जो है वो 5th है आई थिंक। ठीक है, आई माइट बी रॉन्ग, अगर मैं रॉन्ग रहूँगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया का रैंक 3rd है। और अभी इस कंसेप्ट को ख़त्म करते हैं। और जो लास्ट जो रिपोर्ट की फाइंडिंग मिली है, रिपोर्ट 2020 रिपोर्ट के हिसाब से क्या निकला है। ठीक है, जो उसके हिसाब से इंडिया का रैंक सबसे पहले 131st पहुंच चुका है और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में वो है 69.3 ईयर्स। और जो इंडिया है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ में आती है। अब इसका क्या कंसेप्ट है, सॉरी मीडियम डेवलपमेंट कंट्रीज़ को इस तरह से एक्चुअली UNDP ने कंट्रीज़ को ये जो इंडेक्स के बेसिस पे 3 तरह से डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट इज़ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़। ठीक है, जिसकी अगर जो इंडेक्स का एक्चुअली जो नापा जाता है वो 0 से लेके 1 यूनिट तक नापा जाता है। अगर कोई कंट्री 0.8 से 1 तक लाई करती है, जिसका इंडेक्स में इतने नंबर आते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो वो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री रहेगी। मीडियम क्या रहेगी, मीडियम जो रहती है वो 0.5 से लेके 0.799 के बीच में रहेगी, वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री रहेगी। एंड लो मीन्स 0.0 से लेके 0.499 के बीच में जो रहेगी वो लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री रहेगी। बट जो इस बार 2020 के मुताबिक इंडिया के जो पॉइंट्स रहे हैं इंडेक्स में वो 0.645 रहे हैं। दैट्स वाई इंडिया इज़ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री। ठीक है, और
इस बार क्या हुआ है, इस बार के जो इंडेक्स निकाला गया है, फर्स्ट टाइम UNDP ने न्यू मेट्रिक को इन्वॉल्व करा है। न्यू मेट्रिक टू रिफ्लेक्ट इम्पैक्ट कोज्ड बाई ईच कंट्रीज पर कैपिटा कार्बन एमिशन। ठीक है, जो इन्वायरमेंट वाला एस्पेक्ट को इंक्लूड करने की कोशिश करी है HDI में। देखिए, अगर कोई भी कंट्री ग्रोथ तभी कर सकती है अगर वो जो उसके पास रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे। देखिए, ऐसा है कि रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब आप, मैं, अगर हम प्रोडक्टिव रहेंगे उनको मोबिलाइज़ किया जा सकता है। जैसे चाइना ने बहुत अच्छे से करा है। आप ओप्पो, वीवो, इतने अच्छे मोबाइल, इतनी अच्छी क्वालिटी उनमें रहती है और वो इतने चीप वे में आपके पास पहुंच जाते हैं। दैट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, दैट इज़ एक्चुअली नॉट ऑप्टिमम, वेरी गुड यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन चाइना। इंडिया इतने अच्छे से नहीं कर पाया है। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज अगर देखिए, कोल आपके पास पड़ा है, आप उसको यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस करने, देखिए कहीं पे भी जो इंडस्ट्रीज़ है, एनर्जी इज़ वेरी एसेंशियल। विदाउट एनर्जी आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली जो लोगों को काम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर लोगों को काम नहीं मिलेगा तो इनकम नहीं आएगी लोगों की। अगर लोगों के पास इनकम नहीं आएगी तो वो खरीदेंगे नहीं। अगर खरीदेंगे नहीं तो इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाएगी, इवन रिसेशन, डिप्रेशन, ये कंसेप्ट रहता है। अब अगर मान लीजिए ये वाला मैट्रिक को जोड़ के देखा जाए तो इंडिया 123rd पोजीशन पे पहुंच जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर ये वाला इन्वायरमेंट वाला एस्पेक्ट जो मैट्रिक UNDP ने फर्स्ट टाइम लॉन्च करी है, अगर उसको देख लिया जाए तो 123rd पहुंच जाता है। और जो जैसे नॉर्वे जैसी कंट्रीज, नॉर्वे जैसी कंट्री जो टॉप कंट्रीज हैं, इवन वो कंट्री 15 स्लॉट नीचे आ जाएगी। समझ पा रहे हो? देखिए, ह्यूमन ने ऑब्वियसली, देखिए ग्रोथ इज़ वेरी नेसेसरी, विदाउट ग्रोथ देयर कुड नॉट बी अ डेवलपमेंट। ठीक है, अगर डेवलपमेंट नहीं रहेगी तो ह्यूमन वेलफेयर नहीं हो पाएगा। बट अगर ग्रोथ को ही देखा जाए तो क्या होगा, इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता धीरे धीरे, और फ्लड्स आएंगे, एवरीथिंग इज इंटररिलेटेड। सो वी शुड गो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स अगर जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, एक अच्छे लेवल से यूटिलाइज किया जाए, ताकि जो आप आज रिसोर्सेज यूज़ कर पा रहे हो वो अगली जनरेशन भी एक अच्छे लेवल से यूज़ कर पाए। ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल। और अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई अपना नॉलेज बढ़ाएगा, और नॉलेज शेयर्ड इज इक्वल टू नॉलेज केयर। इसी के साथ थैंक यू सो मच।